लास्ट टॉपिक क्या हुआ था याद है? सेल। सेल हो गया था कंप्लीट। उतना रिवाइज हो गया है जितना पढ़े थे? रिवीजन नहीं हुआ है? क्यों? दुर्गा पूजा में बतासा चढ़ा रहे थे क्या दुर्गा जी को? हम्म बतासा चढ़ाने में बिजी थे। उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? वो सब याद रखना इम्पोर्टेंट है। कौन सा बहाली? नो आइडिया। उम्मीद है 10-15 दिन में। तैयारी करते रहिए, ठीक है? जब वैकेंसी आएगा एग्जाम दीजिएगा, ज्वाइन करिएगा। हम्म क्या स्टेट का? किसका नहीं हो रहा है? एक बार जाके पता करो ना। लेगा, एग्जाम होगा। हम्म हाँ, बीटेड हो सकता है, बिहार टेट का देखिए। अपना स्टेट अपना लेगा। सीटेट जो है वो आपको पूरे इंडिया के लिए ना वैलिड है, आप कहीं भी जाके एग्जाम दे सकते हैं। बीटेड जो लेगा वो केवल हमको लग रहा है बिहार के लिए रहेगा। क्या? हाँ, और क्या, अभी तो फैशन बना हुआ है, बीएड करना फैशन हो गया है। बिहार में जब से ये वैकेंसी इतना आया है ना, उसके बाद जो भी स्टूडेंट है, पहले होता था कि ग्रेजुएशन के बाद लोग पीजी करते थे, अभी ग्रेजुएशन के बाद बीएड। और बहुत सारे स्टूडेंट जो मैट्रिक पास कर रहे हैं वो कंबाइंड वाला एडमिशन ले ले रहा है। 4 साल में ग्रेजुएशन प्लस बीएड साथ में हो जाएगा। तो सब बीएड कर रहा है, अब फैशन बन गया है। भले ही टीआरई 5 के बाद हो सकता है लंबे समय तक वैकेंसी नहीं आए। हाँ, तो वही मान लीजिए 6-7 साल निकल गया। अब 7 साल तक बेरोजगार बैठे रहना आसान काम थोड़ी है। बहुत लोग का एज क्रॉस हो जाएगा, फिर प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करेगा लोग। नहीं तो दूसरे स्टेट में देगा एग्जाम। केंद्रीय विद्यालय तो हमेशा लेते रहता है अपना एग्जाम, उसका तो फिक्स है साल। 4 साल पे आया था। कितना वैकेंसी आता है उसमें, केवी में? मैंने उसी में जो 1 to 5 पूरे वो तो इंडिया लेवल पर आता है। हम्म स्टेट। नहीं, स्टेट वैलिड क्यों नहीं होगा? 11 12 9 10 के लिए स्टेट ही होगा ना। हम्म वो तो अलग फॉर्म आता है ये। केवीएस का फॉर्म अलग आता है। हम्म अच्छा, वो अपना अलग वैकेंसी निकालता है। नवोदय, आर्मी, नेतरहाट, ये सब अलग है। उसका भी लेकिन वैकेंसी अलग आता होगा टीचर लोगों का, नवोदय का, नेतरहाट का। हम्म वो सब आप लोग नहीं देते हैं? क्यों नवोदय में? मतलब दे तो सकते ही हैं ना। क्या? वैकेंसी है तो उसका भी दिया करिए लोग। उसमें जो है वैकेंसी वो और अच्छा है। नवोदय रेसिडेंशियल स्कूल होता है ना वो। हाँ, तो प्राइवेट रहिएगा, क्या दिक्कत है? अपना अलग फ्लैट लेकर रहिए फिर। नवोदय अच्छा है, नेतरहाट अच्छा है, वो सबका स्टूडेंट सब बढ़िया रहता है। हम्म एकदम 31 तारीख को सैलरी क्रेडिट। चलिए। तो टीसू पढ़ना है।
सेल के बाद टिश्यू, इसको ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, टिश्यू या ऊतक। सेल को हम लोग डिफाइन किए थे कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, कोशिका किसको कहते हैं, जीवन की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। टिश्यू को डिफाइन करना है तो टिश्यू को क्या कहेंगे, टिश्यू को कहेंगे कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना और कार्य एक जैसा होता है, उसे ऊतक कहते हैं। ऊतक विज्ञान, ब्रैकेट में लिखिएगा, हिस्टोलॉजी का जनक माल्फीजी को कहा जाता है। ठीक है, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। अब जैसे कोई सेल है, मान लो वो किस किस शेप का है, राउंड शेप है, कोई सेल है रॉड शेप है, कोई सेल है स्प्रिंग शेप है। ठीक है, तो सेल का अलग अलग क्या होता है, आकार होता है। अब यही सेल आपस में जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि राउंड शेप का कोई सेल है वो रॉड शेप सेल के साथ जुड़ जाए। राउंड शेप का जो कोई सेल है वो किसके साथ अपना ग्रुप बनाएगा, राउंड शेप सेल के साथ बनाएगा। रॉड शेप का है तो रॉड शेप के साथ अपना ग्रुप बनाएगा। स्पाइरिलम है स्प्रिंग शेप का तो स्प्रिंग शेप के साथ अपना ग्रुप बनाएगा। तो वही लिखा हुआ है, कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना और जिनका कार्य दोनों कैसा हो, एक जैसा, उनके समूह से बने हुए अंग को क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। बात आई समझ में। टिश्यू विज्ञान को, ऊतक विज्ञान को क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी का फादर किसे बोला जाता है, माल्फीजी को। किसे बोला जाएगा, माल्फीजी को कहा जाएगा। टिश्यू का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए ऊतक का, तो दो तरीके का टिश्यू हम लोगों को पढ़ना है, एक प्लांट और दूसरा एनिमल टिश्यू। पहला पढ़ना हम लोगों को प्लांट टिश्यू और दूसरा है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में पहला होता है विभो ज्योतक, इसको कहते हैं मैरिस्टेमेटिक। और दूसरा है स्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यू। मैरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन भाग होते हैं। पहला एपिकल मेरिस्टेम, अग्र विभोज्योतक। दूसरा लेटरल मेरिस्टेम, मध्य विभोज्योतक। तीसरा इंटर कैलरी मेरिस्टेम, पश्च विभोज्योतक। स्थायी ऊतक को बांटेंगे दो भागों में, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
सिंपल परमानेंट टिश्यू को तीन भाग में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एस्केल्रेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स में जाइलम, फ्लोएम। हो गया, लिख लिए।
लिख लिए? देखिए, तो टिश्यू कितने तरह का होगा? दो तरह का, पहला प्लांट और दूसरा एनिमल। पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक कितने तरह का है? दो तरह का, विभोज्योतक और दूसरा स्थायी उत्तक। पहला क्या है? विभोज्योतक और दूसरा स्थायी उत्तक। विभोज्योतक कितने तरह का है? तीन तरह का, एपिकल, लेटरल, इंटर कैलरी। अग्र विभोज्योतक, मध्य विभोज्योतक, पश्च विभोज्योतक। ठीक है। अस्थायी उत्तक कितने तरह का? दो तरह का, सरल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। सिंपल परमानेंट को क्या कहते हैं? सरल स्थायी उत्तक। कॉम्प्लेक्स को जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक कितने तरह का? तीन तरह का, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और एस्केलेरेनकाइमा। जटिल अस्थायी उत्तक दो तरह का, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। तो पहले एक एक करके प्लांट टिश्यू पढ़ते हैं, फिर एनिमल टिश्यू में आते हैं। पहला है इसमें विभोजोतक। विभोजोतक लिखिएगा, इन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की क्षमता, कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। इसमें पहला है अग्र विभोज्योतक। यह तने के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। इसमें ऑक्सीन हार्मोन होता है जो पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। दूसरा है मध्य विभोज्योतक। यह पत्ता और तना के मध्य पाया जाता है, जो पौधे को बेसल सपोर्ट प्रदान करता है। और तीसरा है पश्च विभोज्योतक। लिखिएगा, यह पौधे में मोटाई की वृद्धि करता है और जड़ से मिट्टी को बांधकर रखता है।
लिख लिए? जो है वो कोशिका विभाजन करने के बाद किसमें बदल जाएगा? स्थायी उत्तक में। और अस्थायी उत्तक में कोशिका विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है, मतलब ये सेल डिवीजन नहीं करेगा। ठीक है, ये तीन तरह का है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और एस्केलेनकाइमा। पहला है इसमें पैरेनकाइमा, तो इसको समझिएगा। पैरेनकाइमा जो होता है वो कहाँ पर मिलेगा? पौधे में, सिर्फ पत्ता में। कहाँ पर मिलेगा? पत्ता में मिलेगा। पौधा का एक लौता भाग जो मुलायम होता है वो कौन होता है? पत्ता। पत्ता को छोड़ करके सारे भाग कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। अब ये जो पैरेनकाइमा है इसमें जो कोशिका, अब ये उत्तक है तो कोशिका से बना होगा, तो इसमें जो भी कोशिका लगी होती है वो सारी की सारी कोशिका राउंड शेप की होती है, गोलाकार होती है। और जब गोलाकार कोशिका के समूह से ये उत्तक बना है तो इसमें देखो बीच में अंतः कोशिकीय स्थान बच गया, इंटरसेलुलर स्पेस। अब जैसे कोई कोशिका क्षणनुमा आकृति का बना हो, ऐसे कोशिकाओं के समूह से उत्तक बना हो, तो इसमें अंतः कोशिकीय स्थान है क्या? नहीं है। तो ये कोशिका कैसा होगा? हार्ड होगा। और जो कोशिका में अंतः कोशिकीय स्थान है यह कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। तो चूंकि पत्ता में जो भी कोशिका लगा है वो सब राउंड शेप कोशिका होती है, गोलाकार, इसीलिए पत्ता कैसा होता है? मुलायम, उसमें अंतः कोशिकीय स्थान है। तो इसी कोशिका को क्या बोला जाता है? पैरेनकाइमा। तो पूछा जाए पैरेनकाइमा कहाँ है, तो पत्तों में है, प्लांट के लीफ में है। किसमें मदद करे? अंतः कोशिकीय स्थान, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस इसमें है। यह किसमें मदद करेगा? फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में मदद करेगा। जो भी जलीय पौधे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट, ठीक है, जलीय पौधे जितने सारे हैं एक्वेटिक प्लांट, उनमें पैरेनकाइमा को का दूसरा नाम दे दिया जाता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पौधों, जलीय पौधों को तैरने में मदद करते हैं। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है इसलिए डूबता नहीं है, तैरने लगता है। ठीक है, तो जलीय पौधों में पैरेनकाइमा को ही क्या बोला जाता है? एरेनकाइमा बोला जाता है।
ये कैसा टिश्यू है? लिविंग है कि डेड है? लिविंग है, जीवित है। कॉलन काइमा भी कैसा होता है? जीवित होता है। एकलौता डेड टिश्यू कौन सा है? स्केलन काइमा है। तो कॉलन काइमा कहाँ पर पाया जाएगा? पौधे में, तना में, स्टेम में पाया जाएगा। इसमें कौन सा रसायन मिलेगा आपको? पेक्टिन। और इसी पेक्टिन के कारण पौधे कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं। हवा बहता है तो पेड़ टूटता नहीं है, झुक जाता है, फिर सीधा होता है, झुकता है, सीधा होता है। किस लिए होता है? कॉलन काइमा के कारण। ठीक है, तो पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम कौन करेगा? कॉलन काइमा। और क्यों करेगा? क्योंकि कॉलन काइमा में क्या मिलेगा? पेक्टिन रसायन मिलेगा। आगे स्केलेटन काइमा। तो स्केलेटन काइमा एक मृत उत्तक है या डेड टिश्यू होता है, और यह पौधे को यांत्रिक सहायता देता है, कठोरता देता है, हार्डनेस, रिजिडिटी, टर्जिडिटी, ये सब देता है कौन? स्केलेटन काइमा। स्केलेटन काइमा क्यों कठोर होता है, क्यों मृत होता है? क्योंकि इसमें लिग्निन पाया जाता है, और इसी लिग्निन के कारण ये कठोर हो जाता है। ठीक है, हाँ, लिग्निन के कारण ये मोटा होता है और कठोर हो जाता है। ये क्या काम करेगा? तो पौधे को हार्डनेस देगा, मतलब कठोरता, पौधे को यांत्रिक सहायता देगा। उदाहरण क्या है? नारियल का छिलका। नारियल का जो हस्क ऑफ कोकोनट कहते हैं, नारियल के ऊपर का जो आता है ना पूरा छिलका कठोर वाला, हाँ, वो किसका बना रहता है? स्केलेटन काइमा का। जितने सूखे फल हैं उसके ऊपर का आवरण, अखरोट के, बादाम के ऊपर का, पिस्ता के ऊपर का, सब आवरण किस चीज का बना है? स्केलेटन काइमा का। बीज आवरण, बीज का ऊपरी भाग स्केलेटन काइमा का बना हुआ है। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? दोनों याद कर लेना है। इसमें लिग्निन है इसलिए ये अमृत है, और इसमें पेक्टिन है इसलिए ये क्या है? जीवित है। इसका हिंदी नाम बहुत खतरनाक होता है, पैरेन काइमा, कॉलन काइमा का। हिंदी नाम याद रखना है, जरूरी है। हम्म, हिंदी नाम इसका है पैरेन काइमा का मृदूतक। मृदूतक यही होना चाहिए, हाँ, मृदूतक है। इसको कहते हैं पैरेन काइमा को मृदूतक, और कॉलन काइमा को कहते हैं फूल कोण उत्तक। फूल कोण उत्तक। और स्केलेटन काइमा को कहते हैं दृढ़ उत्तक। इससे बढ़िया अंग्रेजी नाम याद हो जाएगा, पैरेन काइमा, कॉलन काइमा, स्केलेटन काइमा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद है, ये सब कैसा है? सरल अस्थायी उत्तक है। कैसा है? सरल, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। और एक इसमें हमने क्या लिखवाया था? पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन काइमा, कॉलन काइमा, स्केलेटन काइमा। इसके बाद क्या? कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम पहले पढ़ा चुके हैं, इसलिए दोबारा पढ़ाएंगे नहीं। जाइलम फ्लोएम पढ़ाया ना? जाइलम में भी 3 पॉइंट लिखाए थे, फ्लोएम में भी 3 पॉइंट। जाइलम में क्या लिखवाए थे? यह अमृत होता है। दूसरा क्या लिखवाए थे? यह जल का और खनिज का परिवहन करता है। हाँ, तीसरा लिखवा दिए थे कि नीचे से प्लांट में, यानी जड़ से पानी को खींच करके ऊपर तक, पत्ता तक लेकर जाता है। कौन? जाइलम। फ्लोएम में भी 3 पॉइंट लिखवाए थे। पहला लिखवाए थे फ्लोएम जीवित होता है, दूसरा ग्लूकोज का परिवहन करता है, और तीसरा इसका बहाव द्विदिशीय होता है। कैसा होता है? द्विदिशीय होता है। और फ्लोएम के चालनी नलिका में क्या नहीं मिलता? न्यूक्लियस नहीं मिलता है। ठीक है, तो वही 3 पॉइंट दोबारा लिखाने का कोई मतलब है नहीं, लिखे हैं आप लोग। ठीक है, सीधे बढ़िए कहाँ? एनिमल टिश्यू में। हेडिंग बनाइए, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू। प्लांट में अगर पूछा जाए कि पौधे का उम्र कैसे ज्ञात किया जाता है, तो क्या बोलोगे? हम्म, कार्बन डेटिंग जीवाश्म का देखा जाता है। जीवाश्म का, हाँ, एनुअल रिंग से। छाल के ऊपर बनता है एनुअल रिंग, वार्षिक वलय हिंदी में कहते हैं। पौधों का उम्र किससे ज्ञात किया जाता है? वार्षिक वलय से ज्ञात किया जाता है। नाम याद रखना है, क्या? वार्षिक वलय, एनुअल रिंग। जो भी पौधे होंगे उनके किनारे किनारे अलग अलग मौसम के कारण, ठीक है, जैसे 3 गो मौसम चेंज होगा ऑटोमेटिक एगो रिंग बन जाता है, तो छाल के ऊपर बनता है, उसी को क्या बोला जाता है? वार्षिक वलय, एनुअल रिंग। उसी से पौधों की आयु ज्ञात होती है। ठीक है, तो लिखाने की कोई जरूरत है नहीं, याद हो। चलिए, छाल के स्टेम छाल पर बनता है। हो गया। कॉर्क पर, छाल को कॉर्क बोला जाता है, CORK, कॉर्क, उसी पर बनता है। जंतु तक में आ जाओ, पहला लिखिएगा, जंतु तक हेडिंग बना लिए। लिखिएगा जंतु। जंतु बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। बहुकोशिकीय
यूकैरियोटिक होते हैं। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक एनिमल होगा। इसमें पहला लिखिएगा उपकला उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू। उपकला उत्तक, इसमें डैश देकर के लिखिएगा यह त्वचा एवं शरीर के अंगों का ऊपरी परत होता है। शरीर के अंगों का ऊपरी परत ऊपरी परत होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा यह त्वचा एवं इन अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। अगला पॉइंट, इसके 3 प्रकार हैं। इसके 3 प्रकार हैं। पहला सल्की एपिथीलियम, सल्की तलाव्य स आधा ल की, सल्की, सल्की उपकला हिंदी में कहते हैं सल्की। स्क्वैमस एपिथेलियम, SQUAMOUS, स्क्वैमस एपिथेलियम। इसमें डैश दे करके लिखिएगा इससे रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी समझ रहे हो, ब्लड वेसल्स, रक्त शिरा धमनी को बोला जाता है, रक्तवाहिनी कौमा अंगों का भीतरी स्तर, अंगों का भीतरी स्तर कौमा त्वचा का बाहरी परत, त्वचा का बाहरी परत का निर्माण होता है। ठीक है। सल्की एपिथेलियम से क्या बनेगा, एपिथेलियम समझ गए, जैसे मान लो ये आपकी त्वचा है, स्किन है, तो स्किन के ऊपर में वो पतला झिल्ली रहता है, पतला मेम्ब्रेन रहता है, इसी को कहते हैं एपिथेलियम। एपी मतलब होता है ऊपर और थेलियम मतलब अंग, शरीर के अंगों का कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। अब बाहर का कोई भी चोट यहाँ पर शरीर के त्वचा पर लगे, उससे उसकी रक्षा कौन करता है, उपकला उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू करेगा। ठीक है। अब इसमें पहला एपिथेलियल का टाइप है सल्की, तो सल्की कहाँ पर है, त्वचा के ऊपर में है। ब्लड वेसल्स, जैसे मान लो ये तुम्हारा आपका सिरा है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, तो सिरा के भीतर का जो आवरण होता है जिस पर ब्लड अंदर में फ्लो कर रहा है, तो भीतर का आवरण, बाहर का नहीं, यह बना हुआ है सल्की एपिथेलियल का बना हुआ है। शरीर के कोई भी अंग है तो उस अंग का आंतरिक बनावट किससे हुआ है, सल्की एपिथेलियल से हुआ है। दूसरा लिखिएगा स्तंभाकार एपिथेलियम, हम स्तंभाकार, स्तंभाकार एपिथेलियम, अंग्रेजी में कहते हैं कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर एपिथेलियल। डैश दे करके लिखिएगा यह ऐसे अंगों के आंतरिक भाग का निर्माण करता है, ऐसे अंगों के आंतरिक भाग का निर्माण करता है जहां अवशोषण होता है, जहां अवशोषण होता है, मतलब जहां एब्जॉर्प्शन होगा। एग्जाम्पल में लिखिएगा आंत, इंटेस्टाइन, आंत, कॉमा अमाशय, अमाशय मतलब स्टमक, कॉमा पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर, पित्ताशय इत्यादि। ठीक है। तो जहां जहां बॉडी में
एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण का काम, वहां पर कौन सा एपिथेलियम होगा? स्तंभाकार, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम होगा। और तीसरा लिखिएगा घनाकार एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, इसके आकार के आधार पर नाम रखा गया है, घनाकार एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। डैश दे करके लिखिएगा यह शरीर में ग्रंथि का निर्माण करता है, यह शरीर में ग्रंथि का निर्माण करता है। ठीक है, ग्रंथि समझ रहे हो? हाँ, कौन सा ग्रंथि ये बनाएगा? अंतःस्रावी की बाह्यस्रावी? हाँ, बाह्यस्रावी बनाएगा ना, अंतःस्रावी कैसे बनेगा? हाँ, बाह्यस्रावी। ठीक है, ये शरीर के त्वचा पर जो है, शरीर के बाहर में जो ग्लैंड है उसका निर्माण करेगा। समझ गए? इसमें पहला लिखिएगा, पहला स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, इसको स्वेट ग्लैंड भी कह सकते हैं या स्यूडोरिफेरस ग्लैंड कहा जाता है। स्वेद ग्रंथि, स्यूडोरिफेरस ग्लैंड। डैश देकर के लिखेगा पसीने का स्राव, यह पसीने को निकालता है या पसीने को स्रावित करता है। ठीक है, शरीर से पसीना निकालने वाली ग्रंथि को क्या बोला जाता है? स्वेद ग्रंथि। दूसरा लिखिएगा लेक्राइमल होता है, LACHY, LACHRY, RY, लेक्राइमल। हाँ, लेक्राइमल ग्लैंड, हिंदी में भी यही कहते हैं, लेक्राइमल, लेक्राइमल ग्रंथि। इसमें करके लिखिएगा यह आंखों में होता है, जो आंसू स्रावित करता है, जो आंसू स्रावित करता है, कौमा, आंसू में, आंसू में लाइसोजाइम, लाइसोजाइम इंजाइम होता है, लाइसोजाइम इंजाइम होता है, जिससे आंखों में प्रवेश करने वाले सूक्ष्मजीव, आंखों में प्रवेश करने वाले सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। तीसरा लिखिएगा सेरुमिनस ग्लैंड, कौन सा? हाँ, वही है। तीसरा हो गया सेरुमिनस ग्लैंड, हिंदी में भी कहा जाता है सेरुमिनस, सेरुमिनस ग्रंथि, सेरुमिनस ग्लैंड। डैश दे करके लिखिएगा यह कान में पाया जाता है, कान में पाया जाता है, जिससे, जिससे मोम जैसा पदार्थ, मोम जैसा पदार्थ स्रावित होता है, जिससे मोम जैसा पदार्थ स्रावित होता है। कान से जो वैक्स टाइप का निकलता है ना, वो किससे निकलता है? सेरुमिनस ग्लैंड से निकलता है। चौथा लिखिएगा सीबम ग्लैंड,
SEBUM, SEBUM, सीबम ग्लैंड, हिंदी में भी सीबम ग्लैंड ही कहते हैं। डैश दे करके लिखिएगा। यह त्वचा में पाई जाती है जिससे जिससे तैलीय पदार्थ स्रावित होता है, तैलीय पदार्थ स्रावित होता है, जिससे त्वचा चिकना एवं जलरोधी बनता है, चिकना एवं जलरोधी बनता है। हाँ, जलरोधी, वाटरप्रूफ, जलरोधी बनता है। क्या हो गया एपिथेलियम? 3 हो गया ना, 3। ग्लैंड 4 हुआ। हाँ, एपिथेलियम क्या हुआ? 3 हुआ ना। आप चौथा एपिथेलियम लिखिए। पक्षमाभी उपकला, सिलिएटेड एपिथेलियम। 1 2 3 हुआ। चौथा लिखिएगा पक्षमाभी, पक्षमाभी, प आधा छ माभी, पक्षमाभी, इसको कहते हैं सिलिएटेड, सिलिएटेड इपिथेलियम, पक्षमाभी एपिथेलियम लिखेंगे। इससे इससे अंडवाहिनी, मतलब ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, अंडवाहिनी या गर्भाशय, गर्भाशय यानी यूट्रस का भीतरी परत बनता है, का भीतरी परत बनता है, भीतरी परत बनता है। हो गया? इसमें कोई दिक्कत है एपिथेलियल में? एपिथेलियल में कोई दिक्कत नहीं ना? चारों याद हो गया? पहला क्या है इसमें? सल्की, स्क्वैमस। ये कहां पर मिलेगा आपको? त्वचा के ऊपरी भाग में और ब्लड वेसल्स के आंतरिक भाग में, ठीक है। दूसरा कौन सा? स्तंभाकार, कॉल्यूमिनर। ये कहां पर मिलेगा? कॉल्यूमिनर कहां पर मिलेगा? स्तंभाकार, जहां पर भी शरीर में एब्जॉर्प्शन का काम होता है। गॉल ब्लैडर में, इंटेस्टाइन में। उसके बाद कौन सा है? क्यूबॉइडल। इससे ग्रंथियों का निर्माण होगा। ग्लैंड्स जितने सारे हैं शरीर के बाहर, सेरुमिनस ग्लैंड हो जाएगा, लेक्राइमल ग्लैंड हो जाएगा, स्वेट ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। इन सब में सीबम ग्लैंड हो जाएगा। ये सब क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। और सिलिएटेड एपिथेलियम फैलोपियन ट्यूब में और यूटेरस में, 2 जगहों पर मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो उपकला हो गया। उसके बाद लिखिएगा संयोजी उत्तक। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। इसमें डैश दे करके लिखेंगे। यह कोशिकाओं को, यह कोशिकाओं को जोड़ता है, यह कोशिकाओं को जोड़ता है और अंगों का निर्माण करता है, अंगों का निर्माण करता है। यानी सारे शरीर में जो सेल हैं, कोशिका है, उसको क्या करेगा? जोड़ेगा। और जोड़ करके क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा। तो कनेक्टिव नाम से स्पष्ट है, कनेक्ट करने वाला, संयोजन माने जोड़ने वाला। इसमें पहला कौन सा है? एरियोलर लिखिएगा, एरियोलर, एरियोलर हो गया। इसमें डैश देकर के लिखिएगा। यह त्वचा के निचले परत में एवं रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी के ऊपरी सतह पर, के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, ऊपरी सतह पर पाया जाता है।
ठीक है। तो हम लोगों का ब्लड वेसल्स क्यों मजबूत है, उसमें कौन सा टिश्यू मिलेगा, एरियोलर टिश्यू मिलेगा। दूसरा लिखिएगा एडिपोज टिश्यू, एडिपोज, एडिपोज में लिखिएगा डैश दे करके। लिखेंगे यह त्वचा के नीचे वसा के परत को, वसा मतलब फैट, वसा के परत को जमा कर रखता है, जिससे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस तापमान, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह किडनी तथा, किडनी तथा आंखों के स्कैलरा में, आंखों के स्कैलरा, SCALERA, आंखों के स्कैलरा में वसा संचित रखता है, वसा संचित रखता है। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि किडनी में कौन सा टिश्यू मिलेगा, एडिपोज टिश्यू। आंख का जो सफेद वाला भाग है इसमें कौन सा टिश्यू मिलेगा, एडिपोज टिश्यू मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चोट लगने पर आंख बर्दाश्त कर लेता है, किडनी पर इफेक्ट कम पड़ता है, किस टिश्यू के कारण, एडिपोज टिश्यू। इसका मेन काम है कंफर्टेबल कुशन देना किडनी को और आंखों के स्केलरा को, आई बॉल और किडनी को देना। त्वचा का जो ऊपरी भाग है ये तो आपका एपिथेलियल टिश्यू हो गया, त्वचा के नीचे हो जाएगा एडिपोज टिश्यू, और त्वचा के नीचे ये किसको जमा करके रखेगा, फैट को। अब त्वचा के नीचे फैट है तो फैट ही शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन किए हुए है, तो शरीर से का तापमान जो है ये बाहर जाने से क्या करेगा, रोक करके रखेगा। और इसी फैट के ऊपर, इसी एडिपोज टिश्यू के ऊपर सूर्य का जब यूवी किरण पड़ता है तो ये जो वसा है ये बदल जाता है विटामिन डी में। किसमें बदलता है, विटामिन डी में, और हड्डी को मजबूत करता है, हड्डी उसको एब्जॉर्ब करेगा, हड्डी मजबूत होगा। समझ गए। तो एडिपोज टिश्यू कहाँ पर मिलेगा, आंख, आईबॉल में और किडनी में, दो जगह पर। उसके बाद लिखिएगा बोन, बोन इसको अस्थि भी कहा जाता है, हड्डी या अस्थि, बोन। इसमें लिखिएगा डैश दे करके, इसमें ओसिन, OSINE, OSINE, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए यह अत्यधिक कठोर होता है, इसलिए यह अत्यधिक कठोर होता है। मतलब हड्डी फ्लेक्सिबल होता है क्या, नहीं होता है ना। क्यों नहीं फ्लेक्सिबल होता है, उसमें ओसिन प्रोटीन है, ठीक है, मुड़ता उड़ता नहीं है, शरीर को स्केल्टन देने का काम करता है। मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206, सबसे लंबी हड्डी का नाम फीमर, क्या नाम है, फीमर। हाँ, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, स्टेपिज बोलते हैं सबसे। पिन्ना तो ये पूरा बाहर का हो गया, ये सब, ये सब यहाँ बीच में एक छोटी हड्डी है, उसे हड्डी को स्टेपिज बोलते हैं। सबको याद है ना नाम, नहीं याद है तो लिख लीजिएगा, लंबी हड्डी, हाँ लंबी हड्डी, लंबी हड्डी डैश देकर लिख लीजिएगा, फीमर, FEMUR, ये जांघ की हड्डी होती है, थाइज बोन। दूसरा लिखिएगा स्टेपिज, छोटी हड्डी, छोटी हड्डी, स्टेपिज, STEPES, स्टेपिज, कान में होता है ये। ठीक है, तो हड्डी में कौन सा प्रोटीन मिलेगा, ओसिन। हड्डी कैसा होगा, नॉन फ्लेक्सिबल होगा, मुलायम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, उपास्थि, कार्टिलेज, उपास्थि, हिंदी में कहते हैं उपास्थि, कार्टिलेज डैश देकर लिखिएगा। यह मुलायम हड्डी होता है, यह मुलायम हड्डी होता है, मतलब सॉफ्ट बोन, मुलायम हड्डी होता है। अगला पॉइंट, इसमें, इसमें कॉन्ड्रीन, CHONDRINE, कॉन्ड्रीन प्रोटीन होता है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा,
पिन्ना, PINNA, पिन्ना मतलब कान को बोलते हैं पिन्ना, कॉमा टिप ऑफ नोज, नाक का अग्रभाग, नाक का अग्रभाग, कॉमा एस्टर्नम के बीच में, एस्टर्नम STERNUM, एस्टर्नम के बीच में, एस्टर्नम समझ रहे हो ना? हाँ, ये इसको बोलते हैं रिब केज, ये जो हड्डी है इसको क्या बोलते हैं? रिब केज। और रिब केज में बीच में जो हड्डी है, स्पाइन का सबसे बीच का हड्डी जहाँ जो रिब केज से गुजरा हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? स्टर्नम। ठीक है, तो जो रिब केज के बीच में हड्डी है ना यहाँ पर, उसको क्या बोला जाता है? स्टर्नम। स्टर्नम के बीच में पाया जाता है कार्टिलेज, तभी हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़े का डायमीटर बढ़ता घटता है। ठीक है, तो वहां पर मिलेगा उपास्थि, कार्टिलेज। मुलायम जो हड्डी है उसको क्या बोलेंगे? कार्टिलेज। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, कार्टिलेज में नोट में लिखिएगा, शार्क मछली का शरीर कार्टिलेज का बना होता है। शार्क मछली, शार्क मछली का शरीर कार्टिलेज का बना होता है। क्वेश्चन ये कई बार आया है कि किस मछली में हड्डी नहीं होता, तो क्या बोलिएगा? शार्क में नहीं होता। शार्क में हड्डी की जगह क्या होता है? कार्टिलेज। ठीक है, हड्डी नहीं होता है शार्क में, केवल कार्टिलेज मिलेगा। नेक्स्ट लिखिएगा आगे, आगे टेंडन, टेंडन को हिंदी में कंडरा बोलते हैं, कंडरा, टेंडन। डैश दे करके लिखिएगा। यह किसको किससे जोड़ेगा? जल्दी बोलो। हाँ, यह बोन को मसल्स से जोड़ता है, यह बोन को मसल्स से जोड़ता है, हड्डी को मांसपेशी से। जोड़ने का काम कौन करेगा? टेंडन। ट्रिक याद होगा, बमटी, बोन मसल टेंडन दिखाए थे ना। नेक्स्ट लिखिएगा लिगामेंट, नेक्स्ट लिखिएगा लिगामेंट, लिगामेंट यह बोन को बोन से जोड़ता है, बोन को बोन से जोड़ता है। तीसरा लिखिएगा सेलेक्सर, सेलेक्सर, सेलेक्सर यह मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है, मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है। हो गया। अगला हेडिंग बनेगा पेशिया ऊतक। सारा क्लियर हो गया? इसमें ब्लड भी आता है, तो ब्लड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसलिए डिस्कस नहीं किया। ब्लड भी कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू, याद है? देखो याद है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। आगे लिखिएगा पेशिया ऊतक, पेशिया ऊतक, पेशिया ऊतक। हो गया। पेशिया ऊतक में पहला लिखिएगा मस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। डैश देकर लिखिएगा यह चलने में मदद करता है, यह चलने में मतलब लोकोमोशन में मदद करता है। इसमें पहला लिखिएगा अनैच्छिक, अनैच्छिक पेशी, अंग्रेजी में कहते हैं अनस्ट्रिप्टेड मसल, अनस्ट्रिप्टेड मसल। डैश देकर के लिखिएगा यह आइरिस, आइरिस समझ रहे हो? आंख की पुतली, ठीक है। यह आइरिस, कॉमा वृषण मतलब टेस्टिस, टेस्टिस, कॉमा यूरेटर, URETER, यूरेटर, कॉमा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है, में पाई जाती है। मतलब समझ में आया? वैसा मसल जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो कौन सा हो जाएगा? अनैच्छिक पेशी। ठीक है। दूसरा ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी, इसको कहते हैं स्ट्रिप्टेड मसल्स या फिर रेखित पेशी भी बोला जाता है, स्ट्रिप्टेड
मसल, डैश देकर के लिखिएगा, यह हाथ, पैर, गर्दन में पाई जाती है। हाथ पैर गर्दन में पाई जाती है, समझ गए? यानी जो हम लोगों की इच्छा से लोकोमोशन कर सकता है, उसमें कौन सा हो जाएगा? ऐच्छिक पेशी। और तीसरा लिखिएगा हृदय पेशी, कार्डियक टिश्यू। हृदय पेशी, कार्डियक टिश्यू, या कार्डियक मसल्स भी लिख सकते हैं, कार्डियक मसल या टिश्यू। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, यह स्वभाव से अनैच्छिक होती है। स्वभाव से अनैच्छिक होती है, ठीक है, तथा हृदय में पाई जाती है। हृदय में पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है, ठीक है। तो कितने तरह का हो गया पेशीय ऊतक? 3 तरह का, स्ट्रिप्टेड, अनस्ट्रिप्टेड और कार्डियक। तो कार्डियक यहाँ पर भी खत्म हो गया, हृदय वाला भी। एक और इसके अलावा होता है, कौन सा होता है? तंत्रिका ऊतक होता है। तो तंत्रिका ऊतक हम लोग तो बहुत डिटेल में पढ़ ही चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना, नर्वस सिस्टम। हाँ, तो तंत्रिका ऊतक जो होता है, बताओ, इकलौता ऐसा ऊतक है हम लोगों के शरीर में जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, याद है? तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, टिश्यू खत्म, ठीक है। इसको रिवाइज कर लीजिएगा लोग, फिर इसके आगे नेक्स्ट डे होगा। आज इतना ही, कोई डाउट है तो बताइए।